अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंग नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंग नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोडिंग नाइटर 4 के फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जो हमने ऐप क्रिएट की थी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 1 में और इंस्टॉल किया था कोडिंग नाइटर 4 को अपने सिस्टम में, तो उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट वेज में इस ऐप को रन कर सकते हैं ऑन द लोकल होस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल की नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंग नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की कि जो कोडिंग नाइटर 4 है उसके अंदर आपके जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें और अपनी एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। तो यहाँ पर मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्रिएट किया था सबलाइम टेक्स्ट 3 में ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपको तमाम फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे। हमने CI4 ऐप के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट की थी। उसके अंदर जो सबसे पहली डायरेक्टरी है वो .github है। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है हमें इस फोल्डर की, आप इसको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, तो अगर रखना चाहें तो यहाँ पर एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद हमारे पास है ऐप का फोल्डर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर इन योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि ज़्यादातर हम काम बल्कि सारा का सारा काम हम यहीं पर करेंगे और इसी फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे हमें सब फोल्डर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। उसके बाद ऐप फोल्डर के साथ ही हमें पब्लिक फोल्डर मिलता है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं एंड यू ऑलरेडी नो कोडिंग नाइटर 3, तो उसमें हमारे पास जो index.php फाइल, .htaccess फाइल, favicon.ico, robot.txt फाइल, ये तमाम फाइल जो थी रूट पर मौजूद होती थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको अब मूव कर दिया गया index.php को इनसाइड पब्लिक फोल्डर। सो आपको ऑलवेज पब्लिक फोल्डर का पाथ देना होगा अगर आप इसको लाइव सर्वर पर रन कर रहे हैं या अगर आप लोकल होस्ट पर इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। उसके बाद टेस्ट का फोल्डर है, इसकी मदद से हम टेस्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो ये इतना कंसर्न नहीं है हमारे साथ फ़िलहाल फॉर बिगनर्स, क्योंकि बिगनर्स के लिए टेस्ट क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास वेंडर का फोल्डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। जब हम कोडिंग नाइटर 4 के इंस्टॉलेशन को कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में हमारे पास ये वेंडर का फोल्डर क्रिएट होता है और इसके अंदर काफ़ी सारे हमें पैकेजेस भी मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो कोडिंग नाइटर 4 का फोल्डर है और इसके अंदर फ्रेमवर्क का फोल्डर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बाकी सारे इसकी सेटिंग्स मिलेंगी, क्या क्या इसमें सेटिंग्स होती हैं। ये बेसिकली PHP के से रिलेटेड पैकेजेस हैं जो यूज़ होते हैं इसके साथ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास लेमिनास का भी फोल्डर मौजूद है। मैंने लेमिनास पर भी ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप लेमिनास को इस्तेमाल करते हैं और दोनों APIs क्रिएट करना, और इसके अलावा आप किस तरीके से वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लेमिनास, तो मैंने उसका भी CRUD क्रिएट किया। तो उसके अलावा यहाँ पर कुछ फोल्डर हैं, इसको हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है। हमने वेंडर फोल्डर के अंदर कोई काम नहीं करना, हमारा सारा का सारा काम जो होगा वो ऐप के फोल्डर में होगा। उसके बाद जो लास्ट फोल्डर है वो है राइटेबल। राइटेबल फोल्डर इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमारी तमाम कैशे की फाइल्स सेव होती हैं, जो भी डिबगिंग वगैरह होती है वो सारी की सारी लॉग्स वगैरह इसी के अंदर क्रिएट होते हैं। सेशंस, अगर आप फाइल सेशन को यूज़ कर रहे हैं तो तमाम के तमाम सेशंस इसके अंदर सेव होते हैं। और अपलोड्स के फोल्डर के अंदर जब हम फाइल्स को अपलोड करते हैं सो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपलोड्स का है वो इसी फोल्डर के अंदर होती हैं और ये आप समझ लें कि ये प्रोटेक्टेड फोल्डर होता है। ये फोल्डर हमारा जो है ये प्रोटेक्टेड फोल्डर होते हैं और इसमें हम अपनी अपलोड करते हैं फाइल्स को। तो ये तो हो गए फोल्डर्स बेसिक जो रूट फोल्डर हैं। इसके बाद फाइल्स की बात कर लें तो गिट इग्नोर को आप इग्नोर करें। इसमें बिल्ड्स का हमारे पास एक पैकेज है, इसको हम PHP की मदद से रन करते हैं, PHP बिल्ड्स की मदद से। और अपने जो कोडिंग नाइटर 4 का प्रोजेक्ट है, ये ऐप है, उसको डिफरेंट बिल्ड्स पर करंटली 2 ही बिल्ड्स को ये सपोर्ट करता है, एक रिलीज़ को और एक डेवलपमेंट को। तो जब हम डेवलपमेंट को करते हैं इसको कन्वर्ट बिल्ड्स को यूज़ करते हुए, तो ये वेंडर के फोल्डर में कुछ चेंजेस करता है यहाँ पर कोडिंग नाइटर 4 के फोल्डर में। फ़िलहाल हमें उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है composer.json फाइल। composer.json फाइल बेसिकली हमारी कंपोज़र
के डिपेंडेंसीज़ को सारे के सारे को इंटैक्ट रखती है, और इसके साथ साथ इसमें जो जो हमें इंस्टॉलेशंस चाहिए होती हैं, जो जो पैकेजेस हमें चाहिए, जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं अपने इस कोडिग्नाइटर 4 के प्रोजेक्ट के साथ, वो हम कंपोज़र के थ्रू यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं उसको लॉक कर दिया जाता है composer.log फाइल के अंदर, ताकि अगर कोई करंट पैकेज आप दोबारा से अपडेट कर रहे हैं तो वो ये देखे कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है और हमें कौन सा वर्जन लाइव सर्वर पर मौजूद है। तो वो लॉक फाइल के साथ उसको कंपेयर करता है उस वर्जन को, फिर देखता है, और लाइव सर्वर से अगर लेटेस्ट वर्जन है लाइव सर्वर में तो उसको डाउनलोड कर लेगा। अगर लाइव सर्वर पर और आपके पास सेम वर्जन है तो फिर वो कैशे में से उठा लेगा उसको और इंस्टॉल उसी पैकेज को दोबारा से इंस्टॉल कर देगा। इसके बाद env फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये भी, इसको लेटर ऑन हम देखेंगे जब इसका यूज़ आएगा। फिर हमारे पास लाइसेंस है और php यूनिट है, फिर रीडमी है और स्पार्क है। अब स्पार्क जो है ये बेसिकली हमें इसलिए यूज़ करते हैं जब हम अपने प्रोजेक्ट को कमांड लाइन से रन करना चाहें लोकल होस्ट के थ्रू, या हम पब्लिक फोल्डर को एक्सेस ना देना चाहें डायरेक्ट, कि हमें यहाँ पर बार बार लोकल होस्ट /ci4 app /public ना लिखना पड़े, तो फिर हम इस स्पार्क पैकेज को यूज़ करते हैं और लोकल होस्ट, एक टेम्परेरी लोकल होस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास रूट फोल्डर का फोल्डर स्ट्रक्चर। उसके बाद हम ऐप के अंदर आते हैं, तो मैं अभी इन तमाम फोल्डर्स को आपके पास सामने जनरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कन्फिग के अंदर कन्फिग्रेशंस वगैरह होती हैं, कंट्रोलर्स के अंदर हम सारे कंट्रोलर्स अपने क्रिएट करेंगे, क्योंकि MVC पैटर्न के अंदर जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है उसको अलग अलग डेजिग्नेट किया गया। तो यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर हम अपने कंट्रोलर्स को क्रिएट करते हैं। फिर डाटाबेस के अंदर जो भी हमारे डाटाबेस माइग्रेशंस हैं वो हम क्रिएट करते हैं। फिर फिल्टर्स हैं, हम यहाँ पर PHP फिल्टर्स और हेल्पर्स बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, फोल्डर्स हैं। इन फोल्डर्स के अंदर जो भी हम फाइल्स क्रिएट करेंगे वो ग्लोबली एक्सेसिबल होंगी। उसके बाद लैंग्वेज है, अगर आप मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस लैंग्वेज फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि प्योर PHP क्लासेस हैं, तो आप इस लाइब्रेरीज फोल्डर को यूज़ करके उनको अपलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है, मॉडल्स के फोल्डर में हमारे पास, अच्छा ये जो लाइब्रेरीज़ का, आई थिंक ये लाइब्रेरीज़ का जो फोल्डर है, ये अगर हम सिस्टम की लाइब्रेरीज़ को अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको अपडेट करेंगे। और ये थर्ड पार्टी बेसिकली हम अगर थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि प्योर PHP क्लासेस हैं, तो उनको हम थर्ड पार्टी पैकेजेस के अंदर यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास व्यूज़ का फोल्डर है, ये व्यूज़ का फोल्डर बेसिकली हमें जो भी आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आती है वो इस फोल्डर की वजह से नज़र आती है। फिर इसमें htaccess फाइल है टू प्रोटेक्ट ओवर फोल्डर ऐप फोल्डर। फिर इसमें एक common.php है जिसके अंदर कॉमन फाइल्स आप जो भी फंक्शंस यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो भी हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। तो द गोल ऑफ दिस फाइल टू अलाउ डेवलपर्स अ लोकेशन वेयर दे कैन ओवरराइट कोर प्रोसीजरल फंक्शंस एंड रिप्लेस देम विद देयर ओन। तो अगर आप किसी भी कॉमन जो कोर फंक्शन है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं उसके बिहेवियर को, तो आप उसको इस जगह पर क्रिएट करेंगे, तो कोडिग्नाइटर फिर उस फंक्शन को यूज़ करेगा जो आपके वेंडर के अंदर फोल्डर के अंदर कॉमन फंक्शन है उनको यूज़ नहीं करेगा। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते जाएंगे, तो फिलहाल ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो होपफुली आपको फोल्डर स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है। और जैसे जैसे हम अपने इस ट्यूटोरियल्स में आगे बढ़ते जाएंगे मैं इनको ज़्यादा डिटेल में भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ लारावेल वॉलेट को, और मैंने उसको ऑलरेडी कोडिग्नाइटर 4 के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो आप अगर लारावेल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर है तो आप लारावेल वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैम्प को यूज़ करना चाह रहे हैं मैम्प को भी यूज़ कर सकते हैं, जैम्प को यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज़ यूज़र डेफिनेटली जैम्प मैम्प वैम्प तीनों को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लिनक्स के यूज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जैम्प और वैम्प के यूज़र्स हैं, जो जैम्प और वैम्प को यूज़ करते हैं, उनको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट /ci4 ऐप, जो भी फोल्डर उन्होंने नाम रखा है मैं यहाँ पर ci4 ऐप कहूँगा। उसके बाद /public लिखेंगे तब ही उनका प्रोजेक्ट रन होगा, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, क्योंकि रूट पर index.php फाइल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस पब्लिक फोल्डर को ना पास करें और आप नॉर्मली प्रोजेक्ट को रन करें, तो इसके लिए आपको टर्मिनल पर आना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपने लिखना है PHP Spark
तो PHP स्पार्क हमें कुछ कमांड लाइन यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिसमें एक है सर्व कमांड। सो लॉन्चेस द कोडिग्नाइटर PHP डेवलपमेंट सर्वर। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ PHP स्पार्क सर्व, तो ये हमें एक लोकल इन्वायरमेंट 8080 पोर्ट पर प्रोवाइड कर देता है और इसकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी को यूज़ करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको और ब्राउज़र में आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी जो कोडिग्नाइटर 4 की ऐप है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यहाँ पर आपको अबाउट दिस पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि द पेज यू आर लुकिंग एट इज़ बीइंग जनरेटेड। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सो जनरेटेड बाय डायनेमिकली बाय कोडिग्नाइटर। इफ़ यू वुड लाइक टू एडिट दिस पेज यू विल फाइंड इट लोकेटेड एट ऐप व्यू वेलकम पेज वेलकम मैसेज डॉट PHP फाइल। तो अगर आप इस इंटरफेस को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा और इसका जो करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर है वो ऐप के अंदर कंट्रोलर्स के फोल्डर में है और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो एक तो ये तरीका है इसको रन करने का। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर ci4 app.test लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने वर्चुअल डोमेन क्रिएट किए हुए है लारावेल वॉलेट को यूज़ करते हुए। तो मैं जो भी फोल्डर क्रिएट करता हूँ उसका ऑटोमेटिकली वर्चुअल होस्ट बन जाता है। तो मैं यहाँ पर ci4 app.test लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि सेम एप्लीकेशन हमारे पास सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। सो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो जहन में रखना है आपने कि जो कोडिग्नाइटर 3 के यूज़र हैं, अगर आप डेवलपर हैं तो यह जहन में रखिएगा कि अब आपको /public भी लिखना पड़ेगा, तभी आप इसको रन कर सकते हैं। अदरवाइज वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे आप और वर्चुअल होस्ट क्रिएट करते हुए उसका पाथ जो है वो पब्लिक रखेंगे, फिर आपको मेरी तरीके से यहाँ पर पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको हमेशा यहाँ पर /public लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने पब्लिक लिखा तो फिर भी सेम फोल्डर ही ओपन हुआ है। तो ये तरीका था हम कोडिग्नाइटर 4 की एप्लीकेशन को रन करने का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर काम करता है कोडिग्नाइटर 4 का और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को किन किन तरीक़ों से रन कर सकते हैं। एक तरीका मैं एग्जाम्पल नहीं दे सका क्योंकि मेरे पास वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो है XAMPP का इन्वायरमेंट, जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट /फोल्डर नेम जहाँ पर आपने ऐप क्रिएट किया है /public फोल्डर, तब आप इसको रन कर सकेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है, सबसे पहले कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होती है, कैसे ऐप क्रिएट होती है और किस तरीके से हम कंट्रोलर मॉडल व्यूज़ को आपस में लिंक करके न्यू पेजेस जनरेट करते हैं, न्यू URLs क्रिएट करते हैं, न्यू राउट्स क्रिएट करते हैं और राउट्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.